वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए, गुड मॉर्निंग। हाई प्लीज पेज नंबर 121। यहाँ तक हमारा पार्ट हो गया था, देख लीजिएगा पेज 121 तक। यहाँ तक हमारा पार्ट हो गया था, है ना। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 122 क्वेश्चन नंबर 8। राइट ए नोट ऑन अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट मैंने ले लिया उसको मैं ठीक करवाना चाहता हूँ, अमेंड। तो अमेंडमेंट किस चीज़ में अमेंडमेंट करवाना चाह रहा हूँ मैं? या तो मुझे लगता है ये बिज़नेस का नाम ठीक नहीं, इसको बदलना है, या मुझे लगता है ये जगह ठीक नहीं, इसको बदलना है, या मेरा कोई पार्टनर है जो कह रहा है मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, या कोई पार्टनर नहीं आ रहा है, या ब्रांच मैंने और नहीं खोल ली, या मैंने ब्रांच बंद कर दी। और क्या चेंज होगा? यही चेंज होते हैं। अमेंडमेंट हम करवा सकते हैं विद रिगार्ड टू चेंज ऑफ नेम। अपना नहीं बदलेगा, बिजनेस का बदलेगा, या प्लेस ऑफ बिजनेस, या टाइप ऑफ बिजनेस। पहले ट्रेडिंग कर रहे थे और मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे बंद कर दी, खाली ट्रेडिंग कर दी। जिन गुड्स में डील कर रहे थे ऐड कर दी, लेस कर दी, ब्रांच ऐड कर दी, लेस कर दी। तो अमेंडमेंट पे 4 नंबर का नोट आए तो आप लिख देना कि अमेंडमेंट इनमें पॉसिबल है। व्हाट अबाउट मोबाइल नंबर? चेंज करवाना है, मेल आईडी। तो दो तरह से अमेंडमेंट है। एक में तो वो कह रहे हैं हमसे पूछो, परमिशन लो। एक में वो कह रहे हैं हमसे क्या परमिशन लेनी, तुमने कह दिया बदल गया। तो मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है वो हम अपलोड करेंगे, इमीडिएटली ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी दे तो कंफर्म हो गया, बदल गया। और अगर नाम बदलना है, टाइप ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, कोई एडिशन डिलीशन है, तो फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेके फिर वो वहाँ से अमेंडेड सर्टिफिकेट आएगा। उसमें प्लेस ऑफ बिजनेस लिखे होते हैं, जैसे हमारा लिखा हुआ है कि आपका हेड ऑफिस ये है, आपकी ब्रांच ये है, हमने ब्रांच और ऐड करेंगे तो अमेंडेड सर्टिफिकेट फिर नया आएगा, फिर वो नई ब्रांच लिख के आएगा। कोई डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाती है, फिर डिलीट होके आएगा। तो एक वो है जो कोर एरिया की अमेंडमेंट है, और एक वो है मोबाइल और ईमेल कभी भी बदलो। एक में परमिशन चाहिए, एक में नहीं। फॉर्म सभी में भरना पड़ेगा। और 15 डेज में कि जब आपको अमेंडमेंट कोई भी चीज़ बदली है उसके 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर दो, डिपार्टमेंट 15 दिन के अंदर आपको कर देगा। तो अमेंडमेंट में सारे में कुछ नहीं, इसी बात में पूरा पेज लिखा हुआ है। तो मैं अगर अपने लैंग्वेज में लिखवाऊँ तो एक पैराग्राफ में ख़त्म हो जाएगा, और अगर इनके हिसाब से देखें तो पूरा लिखा हुआ है। नेट रिजल्ट ये निकलेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। पूरे पेज का ये है कि इसमें बहुत सारी फालतू की बातें हैं। अब इंस्टीट्यूट में पेपर में क्या होगा, वो फालतू की बातें पूछ लेंगे, जिसको मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बताने वाली कौन सी बात है। इसलिए रीड तो सारा ही करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। लेट्स रीड। राइट ए नोट ऑन अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सेक्शन इसका 28 है, रूल इसका 19 है। थोड़ी बातें सेक्शन में है, यानी प्रिंसिपल और डिटेल रूल में होती है। प्रिंसिपल पार्ट हमेशा सेक्शन में लिखा जाता है, और छोटी छोटी डिटेल हमेशा रूल में लिखी जाती है। तो सेक्शन 28 कह रहा है आपको चेंज करवाना करवा लो। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एंड ए पर्सन टू होम UIN हैज़ बीन असाइंड। UIN वाला भी चेंज करवाना चाहे करवा ले, लेकिन आपको प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑफ द चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड एट रजिस्ट्रेशन और सब्सिक्वेंट देयर टू। Any rejection or approval of amendment made in the State Security Service Act shall be deemed to be rejection approval under this act। अब ये रजिस्ट्रेशन के लिए हमने दिल्ली में अप्लाई किया, तो खाली स्टेट का रजिस्ट्रेशन होगा या सेंटर का और IGST भी हो जाएगा? वो भी हो जाएगा। और जब अमेंडमेंट करवाएंगे तो वो भी हो जाएंगे। अमेंडमेंट के लिए मना कर दिया उन्होंने तो वो भी हो जाएगा, वैसे मना होगा नहीं। अब देखिए एक सिस्टम और होता है। देखिए मेरे पास हम 3 पार्टनर है, एक पार्टनर चला गया, अमेंडमेंट हो जाएगा। पार्टनरशिप हम तो अभी भी है। 2 पार्टनर है और एक चला गया, तो पार्टनरशिप हम कहाँ रही? ये तो प्रोप्राइटरी होगी। अब ये अमेंडमेंट नहीं होगा, ये कैंसिलेशन होगा। वो कहेंगे ये तो पार्टनरशिप हम रही नहीं, डिसॉल्व होगी, और आप तो प्रोप्राइटर बन गए हैं। अब आप ये कैंसिल करवाओ और नया रजिस्ट्रेशन करवाओ अपने नाम से।
तो मनाही यहाँ पर होगी, यहाँ पे वो मना करेंगे अमेंडमेंट नॉट पॉसिबल, यू शुड गो फॉर कैंसिलेशन, अदरवाइज हमेशा अमेंडमेंट अलाउड है। नाम जो मर्जी बदले पर्सन, उसकी मर्जी है। देखो कुछ लोग क्या होते हैं, बिजनेस करते हैं मेहनत से, ईमानदारी से बिजनेस चलता है। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, आराम करते हैं, काम नहीं करते, बेईमानी करते, चलता नहीं, फिर वो ज्योतिषी के पास जाते हैं, फिर ज्योतिषी बताता है कि नाम बदल लो, फिर आपका बिजनेस खूब चलेगा, फिर वो नाम बदलता है, फिर वो नहीं चलता, फिर किसी और ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो कहेगा जहाँ बदल लो, फिर चलेगा बिजनेस। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं। पहले क्या था, फर्स्ट फ्लोर किसी को रेंट पे दे रखा था, तो कोई ज्योतिषी जी ने उनसे बात कर ली भी 1 घंटा हम भी अपना यहाँ बैठा करेंगे, 2 घंटे। उसके पास, जिसके पास पूरा दिन काम था, इतने कस्टमर नहीं आते थे जितने 2 घंटे में उस ज्योतिषी जी के पास आते थे। पर डे 150-200 की विजिट थी और 2000 रुपये कंसल्टेशन थी। स्टार्टिंग में पेमेंट करके 2000, फिर आप बात कर सकते हैं ज्योतिषी जी से। तो हमने क्या गलती की स्टार्टिंग से ये काम करते हम 35 ईयर में तो पूरा इंडिया जान जाता। तो एनीवे, मतलब ये भी बात है, उनकी छोड़ो। सीए कोचिंग में एक टीचर से मैंने पूछा, यार तुम्हारे नाम की स्पेलिंग ऐसी अजीब से कैसे स्पेलिंग हो गए? कह रहा बस ऐसे ही मैंने चेंज कर ली स्पेलिंग। मैंने नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बड़े अजीब से स्पेलिंग। जैसे विकास है VIKS, VEE KEE YEE AEESEE। यार ये क्या स्पेलिंग मैंने? फिर देखा एक और टीचर के, फिर देखा एक और, 5-6 टीचर के बदले। वो कहते जी ऐसा जोशी ने कहा है कि ऐसे ऐसे कर लो। तो एनीवे, मैं तो अमेंडमेंट बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, बिजनेस का नाम बदल लो, ये क्या बात बनी? ब्रांड ही बदल गया, कोका कोला का पेप्सी बन गया, ऐसे कैसे बन जाएगा? तो वो ऐसे बदलते हैं, ये अमेंडमेंट हो जाएगी। ठीक है, लेट्स अमेंडमेंट ऑफ रूल 19 प्रोसीजर देखिए। वेयर देयर इज ए चेंज इन एनी पर्टिकुलर फर्निशन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आइदर एट द टाइम ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिटी नंबर, पहले ओरिजिनल में चेंज करवा रहे हो या पहले अमेंड करवा चुके हो फिर फर्दर अमेंड करवा रहे हो, सब अलाउड है। चाहे 50 बार अमेंड करवा लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्टर पर्सन शैल विद इन 15 डेज, आपने नाम बदल दिया तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर दो जी आपने नाम बदल लिया। सबमिट एप्लीकेशन, किसी भी अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यही है, REG 14, ये जाएगा। इसके साथ डॉक्यूमेंट लगा दो। मान लो प्लेस बदला है तो भाई नए प्लेस का कन्वेंस डीड लगाओ, नए प्लेस का रेंट एग्रीमेंट लगाओ। आपने नाम बदला है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी बता दो। अब चेंजेज मेनली इसी में होता है, बिजनेस का नाम बदलता है या बिजनेस का प्लेस बदलता है, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एनी एडिशनल प्लेस यानी ब्रांचेज, ब्रांच का एड्रेस बदलेगा या ब्रांच ऐड हो जाएगी या ब्रांच डिलीट हो जाएगी, या फिर ये लोग आएंगे जाएंगे, एडिशन और डिलीशन आएंगे जाएंगे कौन? पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, चीफ एग्जीक्यूटिव से इक्विवेलेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। विच डू नॉट वारंट कैंसिलेशन, इसमें कैंसिलेशन की जरूरत नहीं है। सेक्शन अंडर सेक्शन 29 कैंसिलेशन कब होती है? सेक्शन 29 में डिटेल दे रखी है। तो कह रहे हैं अगर सेक्शन 29 में केस आपका चला गया तो अमेंडमेंट में नहीं, फिर कैंसिलेशन में जाएगा। अगर 29 में नहीं आ रहा तो फिर इसमें आ रहा है। प्रोफेसर आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन अप्रूव द अमेंडमेंट विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन का टाइम आपको इन्फॉर्म करने का, 15 दिन का टाइम हमें अमेंडमेंट परमिशन देने का है या रिजेक्ट करने का है। फॉर डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म GST REG 1 इश्यू ऑर्डर इन फॉर्म GST REG 15 इलेक्ट्रॉनिकली, सच अमेंडमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट वारंटिंग सच ए अमेंडमेंट। इतना पार्ट एक बार रीड कर लो, मेनली याद कर लो किस किस चीज़ में अमेंडमेंट होती है। चलो अब अमेंडमेंट करते हैं। नाम बदल सकते हैं हम बिजनेस का, अपना नहीं। प्लेस बदल सकते हैं हम बिजनेस का। ब्रांच का एडिशन डिलीशन चलेगा, कोई कैंसिलेशन नहीं चाहिए। डायरेक्टर पार्टनर आ रहे हैं जा रहे हैं आते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए 2 पार्टनर थे और एक चला गया, फिर तो डिलीशन हो जाएगा और ये जाएगा सेक्शन 29 में।
जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है कैंसिलेशन का। तो जब तक मैटर 29 में नहीं आता तब तक मैटर अमेंडमेंट का है। 15 दिन का टाइम हमारे पास है, इन्फॉर्म करेंगे, और 15 दिन का टाइम उनके पास है। कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, फिर वो 7 डेज वाला रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट आ जाएगा। लेट्स रीड द चेंज रिलेटिंग टू सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 नहीं, इससे पहले वाला रहेगा, विच डज नॉट वारंट कैंसिलेशन। अमेंडमेंट आप करवा लो, लेकिन जो केस अमेंडमेंट का आप बना रहे हैं ये सेक्शन 29 में नहीं आना चाहिए, वहाँ तो कैंसिलेशन का केस बन जाएगा। द प्रॉपर ऑफिसर शैल आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन अप्रूव द अमेंडमेंट विद इन पीरियड ऑफ 50 वर्किंग डेज, डेट ऑफ एप्लीकेशन इन फॉर्म GST-REG 14, इशू एन ऑर्डर इन फॉर्म GST-REG 15 इलेक्ट्रॉनिकली, एंड सच अमेंडमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द occurrence of the event warranting such amendment. The change relating to subclause 1, subclause 3 in any state or union territory shall be applicable for registration of all registered person obtained on the permanent account number. अब देखो, मेरी एक ब्रांच है दिल्ली में और एक ब्रांच है यूपी में। बिजनेस का मैंने नाम बदला, अमेंडमेंट करवाया दिल्ली में, तो ऑटोमेटिकली यूपी में भी हो जाएगा। बिजनेस का नाम बदला है ना, तो इंडिया में जितनी ब्रांचेस है सब में बदल जाएगा। इसी तरह से सबक्लॉज 3 वाला, अगर कोई पार्टनर चला गया, पूरे इंडिया में जितनी ब्रांचेज है सब में अमेंड हो जाएगा, सब में वो पार्टनर लेस हो जाएगा। स्टेट वाइज नहीं करवाना पड़ेगा, एक में करवा लो, सब में हो जाएगा। लेकिन एड्रेस दिल्ली में बदला तो दिल्ली में ही बदला है, यूपी में नहीं बदलेगा और कहीं नहीं बदलेगा, तो जहाँ बदला है वहीं का बदलेगा। तो ये बात लिखी हो तो अंडरस्टूड बात है। वेयर द चेंज रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी स्टैंड अमेंडेड अपॉन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म GST-REG ऑन द कॉमन पोर्टल। इसके अलावा कोई और चेंज करना है तो कह रहे परमिशन की जरूरत है ऑटोमेटिकली। इसके अलावा और कुछ चेंज कौन सा, फ़ोन नंबर बदलना है, मेल आईडी बदलनी है, तो कह रहे उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सबमिट कर दो, फॉर्म ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखो मैं दोबारा रीड करता हूँ। वे द चेंज रिलेट्स टू एनी पर्टिकुलर अदर देन दो स्पेसिफाइड ए सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस शैल स्टैंड अमेंडेड, अपने आप ही अमेंड हो जाएगा। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे अमेंड हो जाएगा। वी आर चेंज कॉन्स्टिट्यूशन एनी बिजनेस रिलेट्स इन चेंज ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, अगर आप परमानेंट अकाउंट नंबर बदलोगे फिर तो कैंसिलेशन का केस है, फिर तो नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे 2 पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म का परमानेंट अकाउंट नंबर है, एक पार्टनर चला गया, अब परमानेंट अकाउंट नंबर वो थोड़ा रहेगा, वो तो जो प्रोप्राइटर है उसका आ जाएगा, अब तो फिर कैंसिल करवाना पड़ेगा। सेक्शन 29 में जाएगा, कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड फर्दर एनी चेंज इन द मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस ऑफ द अथॉराइज्ड शैल बी कैरिड आउट ओनली आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन। इनको अगर चेंज करना है बस सिर्फ एक OTP आएगा, चेंज हो जाएगा। पर्टिकुलर एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन शैल नॉट स्टैंड अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। इन जनरल तो सब्सिक्वेंट डेट से अमेंडमेंट होगी, लेकिन कमिश्नर की परमिशन से हो जाएगी, और लगभग हर केस में वो बैक डेट से कर देते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दें तो बैक डेट से कर देते हैं। ऑन दी कॉमन पोर्टल एक्सेप्ट विद द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर रीजन्स टू रिकॉर्डिंग राइटिंग। देखो इसका मतलब क्या है, देखिए आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ 16 जुलाई 22 को कि जी 1 अगस्त 22 से मैंने बिज़नेस का नाम बदल लिया है, पहले मेरा ये नाम था, मेरा ये नाम है, परमिशन मिल जाएगी, यहाँ से अमेंडमेंट हो जाएगा। लेकिन नाम बदल गया है, 10 अगस्त को एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, तो इन जनरल तो वो कह रहे हैं जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई ना, जो डेट है यहीं से बदलेंगे, लेकिन कमिश्नर की परमिशन से बैक डेट से भी हो सकता है। तो 15 दिन तक अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो हर केस में कमिश्नर की परमिशन मिल जाती है। वो कहेंगे ठीक है आपने 1 अगस्त से किया, एग्रीड, 1 अगस्त से मान लेंगे। लिखा ये है कि 1 अगस्त से बदलना है तो भाई अगस्त से पहले बताओ, एप्लीकेशन पहले लगाओ कि भी यहाँ से बदलोगे। आपको नई ब्रांच खोलनी है पहले बताओ, एड्रेस बदलना है पहले बताओ। लेकिन आप विद इन 15 डेज बताएंगे तो हम कह सकते हैं हम नहीं बदलते, हम तो यहाँ से बदलेंगे। लेकिन कमिश्नर चाहे तो, और हर केस में ऐसा हो जाता है। जैसे हमने बहुत बार ब्रांच ऐड की है, डिलीट किया है, 15 दिन क्या हमेशा ही 2 महीने बाद अप्लाई किया है, कभी 2.5 महीने बाद अप्लाई किया, और आज तक कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया उन्होंने, और जो सी डेट हमने कहा है उसी डेट से एप्लीकेबल कर दिया। तो रियल लाइफ के अंदर कमिश्नर की परमिशन होती है 15 दिन के बाद। एक केस में तो पता नहीं हमने 6 महीने बाद अप्लाई किया था, तो हम सोच रहे थे पेनल्टी पक्की है, लेटर तो आएगा, एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, पूछा ही नहीं, उन्होंने उठा के अमेंड कर दिया, ठीक है हो गया अमेंड। तो एनीवे मतलब लिखा जो हुआ वो ये लिखा हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन 10 अगस्त की है, हम 10 अगस्त से पहले कैसे मान जाएं, 10 अगस्त से नाम बदला माना जाएगा। लेकिन विद इन 15 डेज अप्लाई करेंगे तो कमिश्नर परमिट कर देता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा है कि 1 महीना, 2 महीने, 2.5 महीने कोई पूछता ही नहीं है, इमीडिएट अमेंडमेंट हो गया जाता है। अब रीड कर लो आप इसको।
आगे देखिए आगे क्या लिखा है, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर, सेकंड पॉइंट, proper officers of the opinion amendments what is either not warranted or the document furnished therewith are incomplete, incorrect, he may within a period of 15 days working days from the date of such application in REG serve a notice in REG 3 requiring instruction show cause within a period of 7 working days of the service of the said notice as to why the resident submitted should not be issued। देखिए इस पार्ट को, मैंने नई ब्रांच ओपन की है और 10 जुलाई को अप्लाई किया कि जी सर्टिफिकेट अमेंड कर दो, एक ब्रांच मेरी नई खुली है ऐड कर दो, लेकिन इसका ना तो रेंट एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट लगाए ना कन्वेंस डीड की। तो कह रहे हैं यहाँ से 15 दिन के अंदर अंदर या तो अमेंडमेंट कर देंगे या ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे। तो उन्होंने 25 तारीख को ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, लेट्स सी 20 तारीख को ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि यू हैव नॉट एनक्लोज कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट और कन्वेंस डीड। तो जब वो मुझे ये ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो वही रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म REG 3, वो REG 3 आगे तक चलता रहेगा, जब भी ऑब्जेक्शन लगाएंगे REG 3 में लगेगा और 7 डेज का टाइम दे देंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। अगर मैं सबमिट नहीं करता तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, अमेंडमेंट के लिए नई एप्लीकेशन फिर लगानी पड़ेगी और 7 डेज में मैं सबमिट कर दूंगा तो अगले 7 डेज में वो मुझे अमेंडमेंट ग्रांट कर देंगे। 7 डेज तक वो चुप रहेंगे, ऑटोमेटिक अमेंडमेंट हो जाएगी, वही बातें जो हमने पहले की थी, फिर वही प्रोसीजर फिर चल पड़ेगा पुराने वाला। देखो, वेयर प्रॉपर opinion that amendments what is either not warranted or document furnished therewith are incomplete or incorrect, he may within a period of 15 working days from the date of receipt of application in form GST REG 14 serve a notice in form GST REG 3 requiring registered person to cause within a period of 7 working days of the service of said notice as to why application should not be rejected। Registered person shall furnish a reply to the notice to show cause REG 4। देखो ये वही फॉर्म है जो रजिस्ट्रेशन में था, उनका ऑब्जेक्शन 3 में, हमारा रिप्लाई 4 में। अगर हमारा रिप्लाई ठीक नहीं है तो रिजेक्शन आएगा 5 में, इसलिए मैंने उस समय 3, 4, 5 आपको बताया था। 2 में एक्नोलिजमेंट आती है सिर्फ, विद इन पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ दैट नोटिस where the reply furnished is found to be not satisfactory with no reply is furnished in response to the notice should be included the proper officer may reject, या अब वो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं REG 5 में। ये proper officer fails to take any action with, अगर 15 दिन निकल जाए ऑटोमेटिक अमेंडमेंट है और ऑब्जेक्शन के बाद 7 डेज निकल जाए तो ऑटोमेटिक अमेंडमेंट है। द सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन शैल स्टैंड अमेंडेड दैट एक्सटेंड फॉर द पीरियड अमेंडेड। बस एक बार रीड कर लो, अमेंडमेंट आएगा तो 4 नंबर का नोट ब्रीफली लिख देना है। हाँ जी देखिए अब इस पार्ट को, एक तो याद करना सेक्शन और रूल 28 और 19, फिर ये याद करना अमेंडमेंट किस किस चीज़ में, नेम, प्लेस, एडिशन, डिलीशन, डायरेक्टर का, पार्टनर एटसेट्रा। बट द केस शुड नॉट फॉल इन सेक्शन 29 वेयर इट इज़ मैंशनड कैंसिलेशन इज रिक्वायर्ड। एक तो इतना पार्ट याद करना। फॉर्म नंबर स्पेसिफिक जिसमें अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म, 14 में अप्लाई करना है, 15 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम उनके पास है, कोई रिप्लाई नहीं आता ऑटोमेटिक अमेंडमेंट है। अगर उनको ऑब्जेक्शन करनी है 15 दिन में करेंगे, ऑब्जेक्शन REG 3 में आएगी, हम और 7 डेज़ का टाइम हम REG 4 में इसको ठीक कर देंगे विद इन 7 डेज़। उसके बाद 7 डेज़ के अंदर अंदर अमेंडमेंट के अप्रूव हो जाएगी। और अगर हमने सही रिप्लाई नहीं दिया और रिप्लाई ही नहीं दिया बिल्कुल भी तो फिर REG 5 में रिजेक्ट हो जाएगी। इतनी सी बात है। तो ब्रीफली लिखने वाली बात बहुत कम है, लेकिन अब पता नहीं वो कौन सा पार्ट इसमें से पूछ ले। ठीक है, अब आप डाउट पूछ लो यहाँ तक की बात, जिसको डाउट है। अब देखिए अगर मैं इसको बाई चांस डिक्टेट करवाऊँगा आपको तो ये मुश्किल से 10 लाइनों में आंसर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 10 लाइनों का आंसर बनेगा। तो लेकिन उसमें फिर रिस्क थोड़ा सा है कि एग्ज़ाम में वो 10 लाइनें जो मेन पार्ट है, भाई एग्ज़ाम में मेन पूछना चाहिए, उन्होंने मेन सब छोड़ के कुछ और पूछ लिया तो फंस जाएंगे हम, इसलिए पूरा करना पड़ रहा है। लेकिन पहले
बहुत साल पहले मैं ऐसा भी करता था, डिक्टेट करवा देता था और बुक को नहीं क्लास में मंगवाता था कि बुक अपने आप पढ़ लो। मैं ऐसे चलते फिरते आपको लिखवाता जाऊँगा, मैं क्लास में से घूमता रहता था, लिखो भाई, और लिखवा देता था ऐसे ही, और 5 मिनट में बच्चों से समझ में आ गया, हाँ ठीक है, याद हो गया, ठीक है चलो आगे। तो क्लास नोट्स बनते थे 100 पेज के मुश्किल से, और बुक मैं नहीं मंगाता था। बुक मैंने बोला था बुक को दी हुई है, घर पे बैठ के अपने आप पढ़ लो, बुक कोई भी लेके नहीं आएगा मेरे सामने, मेरी बुक ना मुझे दिखाएगा ना मुझसे कोई पूछेगा। फिर बाद में थोड़ा सा रिश्ता तो मैंने ये किया। नहीं, कल क्या हुआ, टैक्समैन से उनके जनरल मैनेजर आए थे 2:30 पे, कल मेरी यहाँ मीटिंग थी उनके साथ। वो कहते जी वो जो 15 साल पुराने आपके जो नोट्स थे ना, हमें वो चाहिए, यानी उस स्टाइल के नोट्स आज की डेट में चाहिए। कह रहे वो हमें पता है कितनी डिमांड थी उनकी। तो उनसे फिर मेरा सेटलमेंट ये हुआ भी मैं जीएसटी के वो नोट्स लिख के दूंगा 100 पेजेस में, 100 पेज का एग्रीमेंट है, और वो टैक्समैन उसको प्रिंट करेगा और पूरे इंडिया में चलाएगा 100 पेज वाले। तो अगर मेरी वो बात बन गई तो वो एक एक कॉपी मैं आपको भी दे दूंगा, 100 पेज में होगा कंप्लीट, यही आप चेक कर लेना। आप चेक कर लेना, छोड़ूंगा मैं किसी पार्ट को नहीं, सब कवर होगा, लेकिन वो 100 पेज में आ जाएगा। तो मैंने कल ये काम शुरू किया। फर्स्ट जो मैंने बनाया वो मेरा 150 पेज के अंदर आया। इसको 150 पेज में तो मैंने बना दिया है, उसके 50 पेज में अभी और रिड्यूस करूँगा। फालतू की चीज़ें सब काट करके लैंग्वेज को बदल के, मतलब 100 पेज में पूरा बन जाएगा। देखता हूँ अगर बन जाएगा और वो तब तक प्रिंट हुआ तो मैं आपको दे दूँगा। 100 पेज में ये है, और 200 पेज में इनकम टैक्स आएगा, 300 पेज टोटल आएंगे। उस पर टाइटल पे बाहर लिखा है स्टडी 300 पेजेस एंड पास योर सी इंटर टैक्सेशन पेपर, ये उसका टाइटल है। पेज नंबर बाहर लिखा होगा स्टडी दीज मैनी पेजेस एंड पास योर सी इंटर टैक्सेशन पेपर। फिर नीचे लिखा होगा डिस्क्लेमर, इट इज़ मेंट ओनली फॉर स्टूडेंट्स। कहीं कोई एक्सपर्ट उठा ले, वो कहीं ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, है स्टूडेंट के लिए। और स्टूडेंट का एक ही टारगेट होता है, क्या? एग्जाम पास होना है। नॉलेज सीए बनने के बाद आ जाएगी। देखो इसमें डाउट देखिए। मतलब सेटलमेंट मेरा हो गया है, कल एग्रीमेंट बकायदा साइन हो गया है, 2 घंटे लगा के डिस्कशन हुआ है। क्योंकि जो वो जनरल मैनेजर है टैक्समैन में, ही इज़ वर्किंग देयर सिंस 1997, और मेरे तो वो डिक्टेट जो मैं क्लास में चलते फिर डिक्टेट करवाया करता था पहले, वो 83 से चल रहे थे। ये तो मैंने बाद में फिर इसको बदला है, नहीं तो मेरा तो सीधा हिसाब था पॉकेट में हाथ डाल के क्लास में आना, लिखो भाई, निकालो रजिस्टर, और चलते फिर कहीं उधर चले गए, फिर उधर चले गए, 2 बच्चों से गप्पे मार लिए, ये कर लिया वो कर लिया। जो लिख रहे हैं कुछ बच्चे, मैं कुछ और डिक्टेट करा था, लिख कुछ और रहे होते थे। मैंने एक बार लिखवाया चैरिटेबल ट्रस्ट था, मैं लिखो भाई चैरिटेबल ट्रस्ट, पहली कॉपी देखी उसने लिखा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो वो बीच में चलता रहता था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसिलेशन, सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन। आप बताओ मेरा सर्टिफिकेट क्या मैं कैंसिल करवा सकता हूँ? मर्जी है, जब मर्जी करवाओ। क्या डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है? क्यों? इस रेक तो सर ढका हुआ है, मैंने कहा डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है? देखिए भाई, मैं तो कभी भी कैंसिल करवाऊँ, और दूसरा डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है अगर मैं कुछ उल्टा करूँ। तो क्या उल्टा करूँ? मैं टैक्स ही नहीं दे रहा, उससे अच्छा ये लो कैंसिल। मैं रिटर्न ही नहीं भर रहा, अच्छा ये लो कैंसिल। मैं रिटर्न उल्टी सीधी भर रहा हूँ, ये लो कैंसिल। तो 2 तरह से कैंसिल लिखा होगा, एक तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट, और एक स्यू मोटो। जब डिपार्टमेंट ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन कर सकता है तो डिपार्टमेंट ज़बरदस्ती से कैंसिल भी कर सकता है अगर हमने लॉ का वायलेशन किया है। तो फर्स्ट पार्ट ये रहेगा, आपको एक एक केस याद करना है, डिपार्टमेंट इसे स्यू मोटो कैंसिल कब कर सकता है, और सेक्शन कौन सा है कैंसिलेशन का? 29। लेट्स रीड। एक्सप्लेन कैंसिलेशन। 7वें वर्ड आ रहा है सस्पेंशन। थोड़ा मैं सस्पेंशन की बात बता दूं। कैंसिलेशन, सस्पेंशन। देखो आज मैंने अप्लाई किया कि भाई जुलाई के महीने में तो मैं काम करूंगा, मैं 1 अगस्त से काम मेरा बंद करूंगा,
मेरा 1 अगस्त से सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ से अब मैंने रिक्वेस्ट किया है, डिपार्टमेंट विल से जी हम चेक भी तो करेंगे तुम्हारा पुराना टैक्स आ गया कि नहीं आ गया, कितना टैक्स था तुम्हारा, तुमने टैक्स तो दिया ही नहीं 10 लाख का, ये कैंसिल कर दे, वो पहले पेमेंट लाओ। हो सकता है इस प्रोसेस में करस्पॉन्डेंस में 3 महीने 4 महीने 5 महीने लग जाएं, तो मुझे 5 महीने तक अभी मेरी सारी की सारी रिटर्न भरनी पड़ेंगी, चाहे बिजनेस नहीं किया, नील भी भरनी पड़ेंगी। GSTR 1B और 3B भी नहीं भरेंगे तो 25 रुपये पर डे है अगर कुछ टैक्स बनता है, और 10 रुपये पर डे है अगर कोई टैक्स नहीं बनता। तो मैं उनको कह रहा हूँ, जब मैंने आपको कह दिया कैंसिल कर दो, अब तुम डिले कर रहे हो कॉरस्पॉन्डेंस में, तो मैं रिटर्न क्यों भरूँ, मैं तो नहीं भरता। उन्होंने कहा ना भरो, पेनल्टी लगाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि जब वो बंदा कहता है कैंसिल कर दो, जब एक्चुअल कैंसिल होता है उसमें जो टाइम गैप है, उस पीरियड में ये पर्सन ऑटोमेटिकली मान लेता है कि मुझे अब रिटर्न वर्टन कुछ नहीं भरनी, और उन सबकी हैवी पेनल्टी लगती है, और बाद में डिस्प्यूट होता है, वो कहता है मैं पेनल्टी नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट ने बीच में एक टर्म नए ले आए, सस्पेंशन, कि जिस दिन आप कहेंगे यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड का मतलब है अब आपको कोई रिटर्न नहीं भरनी, और कैंसिलेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। बाद में कैंसिल हो गया, बात खत्म, सस्पेंशन तो हो ही गया था। बाद में कैंसिल नहीं हुआ तो आपको पुरानी सारी रिटर्न भरनी पड़ेंगी, सारी की सारी अप टू डेट भरनी पड़ेंगी, और जो भी पेनल्टी बनती है आपकी देनी पड़ेगी। तो सस्पेंशन बीच में देखो बाद में ऐड किया है, पहले नहीं था, बाद में ऐड किया है। अब क्या होता है, जिस दिन हम कहेंगे कैंसिलेशन, या डिपार्टमेंट ने कहेगा कैंसिलेशन, डिपार्टमेंट ने मुझे कहा हम तुम्हारा कैंसिल कर देंगे, तो ऐसा थोड़ा कैंसिल कर देंगे, पहले मुझे नोटिस देंगे कि क्यों ना आपका सर्टिफिकेट हम कैंसिल कर दें, आप हमें 30 डेज में जवाब दो, 15 डेज में जवाब दो। प्रोसेस चलता रहेगा 6 महीने, और तो उस बीच में क्या किया जाए, मैं प्रोसेस इसको फॉलो करूं कि नहीं करूं, तो क्या करेंगे कि वो नोटिस देंगे इस पर्टिकुलर डेट से आपका सर्टिफिकेट क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए, उसी डेट से सस्पेंशन इमीडिएटली हो जाएगा, सारी लायबिलिटी मेरे ऊपर से हट जाएंगी, फिर फाइनल जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। तो इसलिए कैंसिलेशन के साथ में वर्ड सस्पेंशन आएगा, मिक्स होके आएगा। इफ़ वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर कैंसिलेशन, पहले क्या होगा, सस्पेंशन, मतलब आपकी जो लायबिलिटी है GST एक्ट में ख़त्म हो जाएगी। लेट्स एक्सप्लेन कैंसिलेशन, बाद में क्या आ गया, और सस्पेंशन। सेक्शन 29 क्या कह रहा है, प्रोपोजिशन में आइदर ऑन इज ओन मोशन, डिपार्टमेंट को लगा तुम गड़बड़ करे तो कैंसिल कर देंगे, ऑन एन एप्लीकेशन, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन खुद ही एप्लीकेशन फाइल करे, ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय लीगल ईयर, जिसका बिजनेस था उसकी डेथ हो गई। अब जिसकी डेथ होगी वो थोड़ा आके कहेगा कि मेरा कैंसिल कर दो, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, तो वो भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं जब कभी डेथ हो, ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय लीगल ईयर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन, कैंसिल रजिस्ट्रेशन। अब हम रिक्वेस्ट करें या वो कैंसिल करे, ये सिचुएशन कब आएंगी। नंबर 1, बिजनेस बंद हो गया, ट्रांसफर्ड फुली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, एमलगेटेड, मैंने बिजनेस बेच दिया किसी और परमानेंट अकाउंट नंबर वाले को, तो अंडरस्टूड है भाई अब तो ये कैंसिल ही होगा, वो मैं रिक्वेस्ट कर लूँ या ना करूँ डिपार्टमेंट की पकड़ में आ जाए। देयर इज एनी चेंज इन द क्वेश्चन ऑफ द बिजनेस, अब देखो ये चेंज वाली बात अमेंडमेंट में भी है और चेंज वाली बात यहाँ भी है। वो अमेंडमेंट कह रहा है इतना चेंज के परमानेंट अकाउंट नंबर ना बदले, और ये कह रहा है इतना चेंज के परमानेंट अकाउंट नंबर बदल जाए तो यहाँ, और ना बदले तो वहाँ। कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप फर्म थी, प्रोप्राइटरी फर्म बन गई, इतना चेंज हो गया तो कैंसिलेशन। पार्टनरशिप फर्म थी, 3 पार्टनर वाली 2 रह गए, कोई बात नहीं, अमेंडमेंट में जाएंगे। द टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 और इंटेंट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली, और जो पर्सन खुद ही चाहता है कि अब मुझे रजिस्टर नहीं करवाना, या 22 में अब वो नहीं आ रहा मतलब 40 लाख से रजिस्ट्रेशन टर्नओवर उसका कम हो गया है, या 24 में उसने इंटरेस्ट रेट सप्लाई की थी जो कि उसने बंद कर दिया है, तो वो कैंसिलेशन करवा सकता है। द प्रोपोजिशन में कैंसिल, अब इन केसेस में डिपार्टमेंट कैंसिल करेगा। ये जो लिस्ट है 29(2) की, ये लंबी लिस्ट है, इसमें अब की बार अमेंडमेंट भी आया है, इनमें कैंसिल करेगा। पहला केस, अगर आप इस एक्ट के और इस एक्ट के सेक्शन या रूल का वायलेशन करेंगे। सेकंड केस, पर्सन पेइंग टैक्स कंपटीशन स्कीम हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड रिटर्न, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन कवर्ड अंडर competition scheme has not furnished return for such continuous period as may be prescribed,
Any person who has taken voluntary registration has not commenced business within 6 months of date of registration. Registration has been obtained by means of fraud statement. इतना एक बार रीड करो, फिर मैं इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी क्या मतलब है। देखिए अब इसका मीनिंग देखिए, पहले सबसे पहले क्या लिखा है, इन जनरल आप किसी भी चीज़ का वायलेशन करके दिखाओ। फिर स्पेसिफिक लिखा है, अगर आप सेक्शन 10 में आते हैं, कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, और जो आपको फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न भरनी है उसमें 3 महीने निकल चुके हैं, तो अब इस पार्ट को देखिए, एक तो GSTR 1 भरनी है, 2B तो रिसीव होगी, GSTR 3B भरनी है। रूल इसका कौन सा था, 59, 60, 61। अब जो कंपोजिशन स्कीम में आते हैं ना सेक्शन 10, उनको भी कुछ रिटर्न भरनी होती है जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की। तो इनका पहले रिटर्न का सिस्टम देखिए, इससे रिलेटेड कुछ मैटर लिखा हुआ है। गवर्नमेंट सेज भाई तुम कंपोजिशन स्कीम में हो, इतनी रिटर्न कहाँ भरोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, चलो आप मंथली रहने दो, जिसको भी भरनी है क्वार्टरली। इसमें क्या था, मंथली किसको भरनी है, 5 करोड़ से ज़्यादा, बाकियों का क्वार्टरली। इसमें सबका क्या है, क्वार्टरली, क्योंकि टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा तो होती नहीं है। और वो रिटर्न GSTR 1 नहीं है, एक पेज की है नाम की, CMP 08, ये भरनी है। CMP स्टैंड्स फॉर कंपोजिशन। GST में क्या है, हर वर्ड का एब्रीविएशन फिक्स है। जनरली क्या होता है, एब्रीविएशन बनाते हुए हम कोई 3 अल्फ़ाबेट ले लेगा, कोई 4, कोई 2, कोई कैपिटल कर देगा, कोई स्मॉल कर देगा। पूरे GST एक्ट के अंदर सारी की सारी एब्रीविएशन फिक्स की हुई है कि ये यही एब्रीविएशन यूज़ करनी है। अगर आपने कोई और यूज़ कर ली तो GST पोर्टल रीड नहीं करेगी। जैसे किलोग्राम है, कोई तो किलोग्राम को किलोज में लिख देगा, कोई केजी लिख देगा, कोई केजी लिख देगा। ऐसे उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि जब आप इनवॉइस बनाएंगे, इनवॉइस में वही एब्रीविएशन यूज़ करना जो हमने कही है, वरना उसको रीड नहीं करेगी हमारी पोर्टल। सारे फिक्स कर रखे। तो जो कंपोजिशन है उसका एब्रीविएशन उन्होंने CMP बनाया हुआ है। जितनी भी इसकी स्टेटमेंट आएगी मोस्टली उसमें CMP होता है। तो ये भरना है, कैसे भरना है, क्वार्टरली। क्वार्टर ख़त्म होने के अगले क्वार्टर की 18 तारीख तक ये भरना है। अप्रैल में जून, ये क्वार्टर 18 जुलाई को भरना है, और यहाँ तक पेमेंट करना है। हमेशा जो रिटर्न है उससे पहले तक पेमेंट करना होता है, नहीं वहाँ तक मैक्सिमम पेमेंट करना है। तो कंपोजिशन डीलर को टैक्स पे करना है और रिटर्न भरनी है, दोनों कब तक, 18 तारीख तक। क्या कंपोजिशन डीलर को टैक्स देना होता है, कितना, 1%। 1% बायर से लेना है कि अपनी पॉकेट से, अपनी पॉकेट से। इट इज़ कॉल्ड पॉपुलरली कंपोजिशन टैक्स। तो अगर उस डीलर की, कंपोजिशन डीलर की टर्नओवर है 70 लाख, 70 लाख का 1%, इतना टैक्स पे करना है। और साथ में ये रिटर्न नहीं, स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है CMP 08। इनकी क्वार्टरली रिटर्न नहीं जाती है, सिर्फ स्टेटमेंट जाती है। GSTR 3B इनको नहीं भरना, GSTR 1 नहीं भरना, 2B इनका नहीं आएगा क्योंकि इनको IT से मिलता ही नहीं है, IT से मिलता ही नहीं, 2B क्या करेंगे। तो इनको खाली क्या भरना है, CMP 08। सिंपल टर्नओवर कितनी है, टैक्स कितना है, एक पेज का। पर गवर्नमेंट से एनुअल स्टेटमेंट तो आप, एनुअल रिटर्न तो आपको भरनी पड़ेगी, एनुअल रिटर्न। तो GSTR 1, 2, 3 तो आगे, इनकी अगली है GSTR 4।
कंपटीशन वाले की एनुअल रिटर्न कौन सी है? जीएसटीआर 4। कब तक भरनी है? साल खत्म होने के बाद अगले महीने की आखिरी दिन, यानी 22-23 की रिटर्न भरनी है 30 अप्रैल 23 तक। और ये सब लिखा हुआ है रूल 62 में, 59, 60, 61, अगला 62, रूल 62। तो मैंने रूल 62 में क्या क्या बात बताई? नंबर 1, कंपटीशन वाले को जीएसटीआर 1 या 3 भी नहीं भरनी, उनको एक सिंपल स्टेटमेंट भरनी है। क्या? CMP 08, मंथली, क्वार्टरली, क्वार्टरली। कब तक? अगले क्वार्टर की 18 तारीख। पेमेंट भी यहीं तक करना है। रिटर्न फाइल करनी है एनुअल, सबको करनी होती है जीएसटीआर 9 में, इनकी होती है जीएसटीआर 4 में। सबकी जीएसटीआर 9 में, इनकी जीएसटीआर 4 में। कब तक? सबको भरनी होती है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अगले साल का जो दिसंबर है वहाँ तक, 31 दिसंबर तक। इनको भरनी होती है 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल। ये देखो, ये लिखा हुआ 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक भरनी होती है। 30 अप्रैल हिंदी में बोल रहा हूँ मैंने बोला था सबको भरनी होती है दिसंबर तक, और इनको भरनी होती है 30 अप्रैल तक। ठीक है। अब कैंसिलेशन वाली बात अब समझ में आएगी। वो ये कह रहे हैं कोई सेक्शन 10 में था, कंबशन डीलर है, और उसकी जो रिटर्न उसने भरनी थी एनुअल, उसके 3 महीने निकल चुके हैं जिस डेट को भरना था। उसका सर्टिफिकेट फिर बाद में मत कहना, हम उठा के कैंसिल कर देंगे, स्यू मोटो डिपार्टमेंट। लेकिन जब कैंसिल करेगा पहले नोटिस देगा, नोटिस देते ही उसका सर्टिफिकेट सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड का मतलब है कि अब वो रजिस्टर्ड डीलर वाला कोई काम नहीं कर सकता टेम्परेरीली। फिर उससे कहेंगे कि तुमने रिटर्न नहीं भरी, जवाब दो, क्यों ना तुम्हारा ये कैंसिल कर दे। फिर उसका रिप्लाई आएगा कि जी कोरोना के अंदर मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, बताओ मैं हॉस्पिटल से चल के आता रिटर्न भरने के लिए, तो अपनी जान बचाना ज़रूरी था या ये रिटर्न। इस कारण से मैं हेल्पलेस था, लेकिन मैं अश्योर कर रहा हूँ कि अगले 1 महीने तक रिटर्न आ जाएगी, आप मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल ना करो। तो कैंसिल का नोटिस रिवोक हो जाएगा और सस्पेंशन जो था रिवोक हो जाएगा, एंड इट विल कंटिन्यू। ये बातें अभी आगे आएंगी, सस्पेंशन कैसे रिवोक होगा। लेट्स सी, उन्होंने कहा नहीं कैंसल्ड, वी आर वेरी मच अनॉयड। तो कह रहे हैं अगर बाई चांस कैंसिल हो गया है डोंट वरी, क्योंकि कैंसिल का तो मतलब है नया मिलेगा नहीं, बिजनेस कर नहीं सकते, उसकी रिवोकेशन का रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। 30 डेज का टाइम मिलेगा, जिस दिन आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है अप्लाई करो, बताओ क्यों रिवोक करें। 30 डेज निकल गए हैं, फिर आपको असिस्टेंट कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी, 30 डेज एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। वो 30 डेज निकल गए हैं तो कमिश्नर से परमिशन लो, 30 डेज और मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे हम बताएंगे कि जी मुझे रिवोकेशन अप्लाई करना था, लेकिन कोरोना था, फ्लड आई हुई थी, ये था, वो था, मैं रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाया, मुझे परमिशन दे दो। कमिश्नर ने कहा परमिटेड, अब वो एप्लीकेशन लगेगी। तो रिवोकेशन का प्रोसीजर क्या है, कैसे होगा? एग्ज़ाम में ये सब छोड़ दिया। उन्होंने ये पूछा कि बताइए 60 डेज़ के बाद टाइम एक्सटेंशन की पावर जीएसटी के किस ऑफिसर की है, बताओ। वो तो मैंने अभी बोल दिया, तो आपने कैच कर लिया। रीड करते हुए कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर आओगे, ठीक है, जो भी है। एग्जैक्टली बताओ किस ऑफिसर की पावर है। अरे तुम कैंसिलेशन की, रिवोकेशन की बात पूछो, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, कैंसिलेशन किस किस केस में होगा, वो ऑफिसर की का रैंक बताओ जो आपको टाइम एक्सटेंड कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बेसिकली क्या बचा हुआ हमारे पास? कैंसिलेशन, सस्पेंशन एंड रिवोकेशन। तो मैं बैकग्राउंड तीनों का ही बनाया जा रहा हूँ। कैंसिलेशन के पॉइंट ये रहे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके याद करेंगे। तो क्या केस बनाया उन्होंने? कंपटीशन डीलर हो, एनुअल रिटर्न नहीं भरी, 3 महीने निकल गए, जाओ कैंसिल। जाओ कैंसिल नहीं, कैंसिल का प्रोसीजर है SCN,
बताया था मैंने SCN। कभी SCN की बात हुई है? इनकम टैक्स में हुई हो? लवली सर की क्लास में SCN की बात हुई थी, तो हम भी कर लेते हैं फिर। देखो, लॉ का पर्पस क्या है? किसी को परेशान करना या किसी के साथ जस्टिस करना? जस्टिस करना। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं लॉ बनाए दुनिया को परेशान करने के लिए, इसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो, परेशान होता रहेगा। नहीं, इंसाफ करने के लिए। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लॉ इंसाफ करेगा। अथॉरिटी के साथ गलत हुआ है, लॉ इंसाफ करेगा। तो इंसाफ कब होगा? वन साइडेड कभी कुछ मत करो। किसी के भी अगेंस्ट कुछ करना है, पहले उससे पूछो क्यों ना हम आपके अगेंस्ट ये करें, उसी से पूछो। एंड दैट इज कॉल्ड शो कॉज नोटिस। पूरी दुनिया का सिस्टम है। कभी भी किसी के सेक्शन नहीं देना, पहले उससे पूछो। कैसे? लैंग्वेज देखो उसकी। क्यों ना हम आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दें, आप ही बताओ। हम नहीं कह रहे हम कैंसिल कर देंगे, क्यों ना कर दें, आप ही बताओ। तो वो क्या बताएगा? कैंसिल कर दो। वो कहेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको कारण बताना पड़ेगा क्यों। और हम भी आपको कारण बता रहे, क्यों ना कैंसिल कर दे, इन कारण से। तो शो कॉज नोटिस आएगा, उसके लिए टाइम भी दिया जाएगा, फिर शो कॉज नोटिस का रिप्लाई भी देना है, प्रॉपर रिप्लाई देना है, और इसमें डिसाइड करके देना है कि भी ये बात है। तो उस पीरियड में टाइम लग जाएगा। तो बंदा कंफ्यूज रहेगा, मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल मानूं कि ना मानूं, मैं रिटर्न फाइल करूं कि ना करूं। तो बीच में आएगा सस्पेंशन, तो उसमें लिखा जाएगा इस डेट से सस्पेंड हो गया है। आप फॉर द टाइम बीइंग अनरजिस्टर्ड की तरह बिहेव करें, फाइनल फैसला आ जाएगा। तो शो कॉज नोटिस, तो उसमें टाइम लगेगा। तो 3 महीने निकलने का मतलब ये नहीं है कैंसिल हो जाएगा, शो कॉज नोटिस आएगा। प्रॉपर रिप्लाई दो, ये रीजन था, छोड़ देंगे वो। अब दोबारा रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये पार्ट था ना। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या था? एक तो जनरल लिख दिया, भाई आप किसी भी चीज़ का वायलेशन करो, फिर स्पेसिफिक बताया। गवर्नमेंट का स्पेसिफिक है, नोट कर लो। अगर आप कमर्शियल डीलर हो तो बता दिया आपकी जो फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न है, रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर, कौन सा नंबर है रिटर्न का नंबर? GSTR कोड फाइनेंशियल ईयर। क्वार्टरली स्टेटमेंट है CMP 08। क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले क्वार्टर की 18 तारीख तक, टैक्स भी 18 तारीख तक। तो ये आपने अगर नहीं भरी, कितने टाइम तक? बियॉन्ड 3 मंथ। और ये जो जितना भी बोल्ड किया हुआ है, ये इस साल से अमेंडमेंट है। पहले इसमें कुछ और लिखा हुआ था। पहले इसमें लिखा था 2 क्वार्टर की रिटर्न ना भरे तो, वो पहले था। अब ये बदल के आया है। अब मैंने कहा मैं तो कंपटीशन डीलर हूँ ही नहीं, मैं तो नॉर्मल स्कीम में हूँ, तो उससे फिर आपके लिए C पार्ट आ गया। मैं तो GSTR 3B वाला हूँ, उससे तो आप C पार्ट पढ़ लो। एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एनी पर्सन कवर्ड इन कंपटीशन स्कीम। तो कंपटीशन स्कीम वाले के अलावा कौन होगा? सेक्शन 9 वाला। हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर सच कंट्रीज टैक्स पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब बताइए टैक्स पीरियड मतलब क्या? जितने इंटरवल के बाद हमें रिटर्न फाइल करनी होती है वो कहलाता है टैक्स पीरियड। मान लो 5 करोड़ तक की टर्नओवर है, तो GSTR 3B कितने इंटरवल के बाद जाएगी? मेरी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, GSTR 3B क्वार्टरली, तो मेरा टैक्स पीरियड क्या बनेगा? 1 क्वार्टर। जितने इंटरवल के बाद टैक्स पे करना है, फाइनल रिटर्न फाइल करनी है, दैट माई टैक्स। कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज योर टैक्स पीरियड, आज से 1 क्वार्टर। और अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, 1 मंथ। कोई मुझसे पूछेगा टैक्स पीरियड, तो मैं क्या कहूँगा? 1 मंथ। इसलिए उन्होंने मंथ या क्वार्टर नहीं लिखा। वो कह रहे क्या लिखे भाई, किसी का मंथ है किसी का क्वार्टर, तो क्या लिख दो? टैक्स पीरियड। तो टैक्स पीरियड का मतलब है वो तुम देख लो कौन सा है तुम्हारा, मंथली है या क्वार्टरली है। और वो कह रहे हैं किसी भी पर्सन ने अपने टैक्स पीरियड की रिटर्न नहीं भरी, कितने टाइम के लिए? क्या लिखा कितने टाइम के लिए? एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। और ये बात पहले हो चुकी है। एज में बी प्रेस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या होता है? पार्लियामेंट सेज। अब ये कितना टाइम लिखे कितना नहीं, भाई हमारी बस की बात नहीं है, बाद में रूल बनेंगे, देख लेना। एज में बी प्रेस्क्राइब्ड मतलब गो टू द रूल्स। अब इसका जो रूल है, उस रूल में अमेंडमेंट आया, वो मैं वहाँ से रीड करवाता हूँ कि कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात।
ये पेज 124 पे आइएगा, इसमें एच और आई दो पार्ट नए आ गए हैं। 124 पेज पर एच एंड आई ये प्रेस्क्राइब होके दो नए पार्ट आ गए हैं। एच में देखो क्या लिखा है, बीइंग ए रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर 139(1) अंडर सेक्शन 39(1) ईच मंथ। देखो मंथ वाले का तो ये आ गया, नोट फर्निश्ड फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर आपका टैक्स पीरियड मंथली है और 6 महीने से रिटर्न नहीं भरी तुमने, कैंसिल हो जाएगा। फिर आई, अगर आपका क्वार्टरली टैक्स पीरियड है और 2 क्वार्टर की रिटर्न नहीं भरी, कैंसिल हो जाएगा। यानी दोनों केस में 6 मंथ मान लो, 2 क्वार्टर भी 6 मंथ ही तो हुए, तो उसमें 6 मंथ कर दिया और इसमें 2 क्वार्टर कर दिए। तो जो नॉर्मल स्कीम वाले हैं उनका याद रखना ये पार्ट रहेगा और कंपल्शन वाले का वो पार्ट रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ए पर्सन हैज़ नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न फॉर सर्टेन पीरियड वेदर सर्टिफिकेट कैन बी कैंसल्ड अंडर 29 और नॉट। तो हम कंपल्शन वाले का, नॉर्मल वाले का सारा आंसर डाल देंगे कि जी डिले का सिस्टम ये रहेगा। कोई भी पार्ट पूछ ले वो, जैसे इसका पार्ट पूछ सकते हैं, रीड करके देख लो। हाँ जी, इतना पार्ट याद हो गया, क्योंकि ये अमेंडेड पार्ट है ना, एग्जाम में आने के पूरे चांसेज है। ये अमेंडेड पार्ट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेज है। याद रखना, कंपल्शन स्कीम वाला एनुअल रिटर्न 3 महीने तक फाइल नहीं करता, नॉर्मल वाला मंथली रिटर्न 6 महीने तक और क्वार्टरली रिटर्न 2 महीने तक। तो उसका स्यू मोटो कैंसिलेशन हो सकता है। नोटिस आएगा, SCN आएगा पहले, प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया तो कैंसिल हो जाएगा। इस बीच में वो सस्पेंड रहेगा। इसके अलावा और क्या केस है देखो, वापस पेज 123 पे आ जाओ। A person who has taken voluntary registration under subsection 3 of 25 not commence business within 6 months from the date of registration। देखिए मेरी टर्नओवर है दिल्ली में 12 लाख, या टर्नओवर है ही नहीं, बिजनेस अभी स्टार्ट ही नहीं किया और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, मिल जाएगा? मिल जाएगा। वॉलंटरी कोई भी करवा लो। कौन सा सेक्शन था? 20, जैसे सेक्शन 25 है, कुछ पार्ट बड़े पॉपुलर होते हैं तो याद करें। 25(3) इज़ वेरी पॉपुलर, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का 25(3) पूरा याद कर लो। ये 50 जगह का आगे भी आएगा, बहुत जगह आएगा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन 25(3), ठीक है। तो इस सेक्शन में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो गवर्नमेंट से भाई ठीक है अभी बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, करना होगा, मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ भाई, फिर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, बिज़नेस में लग जाएंगे, टाइम कहाँ मिलेगा, तो ठीक है करवा लो। 6 महीने निकल गया, बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं किया। गवर्नमेंट से ये क्या हुआ, किस लिए करवाया तुमने सर्टिफिकेट, किसने सर्टिफिकेट लिया है? जब तुमने काम ही नहीं करना, कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये लिखा हुआ है 6 महीने तक बिज़नेस स्टार्ट करो वरना कैंसिल। पर्सन हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन सबसेक्शन 3 ऑफ 25 नॉट कमेंस बिजनेस। रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर आपने फ्रॉडुलेंट मैनर में झूठी इन्फॉर्मेशन देके और रजिस्ट्रेशन करवाया। विलफुल मिसस्टेटमेंट ये क्या होती है? जानबूझ के झूठ बोलना। सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स बात को छुपा लेना, दबा देना, आधी बात बताना, आधी छुपा लेना। तो बाद में अगर हमें पता लगा ऐसा कुछ भी था, सर्टिफिकेट कैंसिल। देखो मैंने अप्लाई किया, पर्टिकुलर प्लेस का एड्रेस डाला, उन्होंने कहा रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? ओनर और टेनेंट, ठीक है। मैंने ऐसे मार्केट से रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया, ऐसे उठा के किसी का नाम लिख दिया ओनर, इस बिल्डिंग का बनवा दिया, इसका ओनर कोई और लिख दिया, सिग्नेचर दोनों के हो गए, भेज दिया। वो वेरीफाई थोड़ा करेंगे, वो कहेंगे ठीक है रेंट एग्रीमेंट है, मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिल गया। 3 महीने बाद इसके ओनर ने कंप्लेंट की कि जिसका ओनर तो मैं हूँ बिल्डिंग का, मैंने तो किराए पे दे ही नहीं रखा, ना इस नाम का कोई पर्सन है। अच्छा, फ्रॉडुलेंट मैनर में डॉक्यूमेंट बना के रजिस्ट्रेशन ले लिया, ये लो कैंसिल, और एक्शन हो गया अलग। क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा, बड़ी मुश्किल है। बहुत सारे लोग आते हैं कि जी बिल्डिंग किराए पे लेनी है, तो उनसे पूछो जी किराए पे लेने हैं तो ले लो, इतना किराया नहीं, मतलब किराए पे लेनी है मतलब एग्रीमेंट बनवाना है, किराए पे नहीं लेनी। क्यों?
जी और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप पेमेंट ले लो, 10,000 20,000 50,000 ले लो, खाली एग्रीमेंट बना देना, ना मैं टेनेंट हूँ, ना मैं रेंट दूंगा, ना कुछ और, बस मैं रजिस्ट्रेशन करवा लूँगा। आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद झूठी इनवाइसेज इशू करने का काफ़ी लोगों का बिजनेस है कि भी क्या काम करते हो जी, जीएसटी की इनवाइसेज इशू करता हूँ। मार्केट में पॉपुलर बिजनेस है ये, उठा के इनवाइस इशू किए जा रहे हैं, सामने वाला टेस्टेड लिए जा रहा है, चेकिंग कोई कर नहीं रहा, और बाद में जब चेकिंग होती है बहुत टाइम के बाद तब पता लगता है सब फ्रॉडुलेंट मैनर में चल रहे हैं, फिर इनको ढूंढो मिलते ही नहीं, क्योंकि जो एड्रेस दिया है वहाँ जाओ पता ही नहीं लगता। इसीलिए वो आधार बीच में डाला है, फिर आधार का ऑथेंटिकेशन डाला, और अब बायोमेट्रिक्स वाला पार्ट आ गया। पूरे इंडिया में सेंटर खुलेंगे, फैसिलिटेशन सेंटर, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो पर्सनली आपको जाना पड़ेगा, वो खुद बायोमेट्रिक्स कैप्चर करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये फ्रॉडुलेंट मैनर, देखो रीड करके। अगला पार्ट देखिए, डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए कैसे, मेरी 2 दुकान है और सारी में सेल 2 नंबर से मैं कर रहा हूँ कैश में। अब मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, कैश सेल करूंगा तो फंस जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक का रजिस्ट्रेशन करवा दिया इसका, और बिजनेस यहाँ से नहीं करता, बिजनेस यहाँ से कर रहा हूँ, इसके बारे में बताया नहीं। तो रजिस्ट्रेशन अगर कोई मेरे मुझ पर छापा मारने आएगा तो इस एड्रेस पे आएगा, कुछ नहीं मिलेगा, और अगर जहाँ से बिजनेस कर रहा हूँ तो उसे इस तरह की कोई बात अगर हमारी पकड़ में आ गई तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कैश में डीलिंग होगी, बिल रखे होंगे, सब कुछ रिकॉर्ड होगा, वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाएगा। जब वो यहाँ पहुँचेगा इमीडिएटली इंटीमेशन आ जाएगी कि वहाँ कोई पहुँच गया, ऐसे सब सामान उठाओ गायब कर दो, सब बिल 5 मिनट में गायब हो जाएंगे। लेकिन वो कहेंगे जी तुम्हारा तो नाम ये है बिज़नेस का, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, प्रोप्राइटर तुम ही हो और बिज़नेस यहाँ से कर रहे हो, रजिस्टर ये करवा रखा है, सर्टिफिकेट तुम्हारा कैंसिल करेंगे हम, ये लिखा है। ठीक है, आगे देखो। इश्यूज इनवाइस बिल विदाउट सप्लाई गुड सर्विसेज, ये वही है फेक इनवाइस वाली बात। मार्केट में बहुत पॉपुलर काम है ये, इनवाइस इशू कर देंगे, सामान है ही नहीं, फेक इनवाइस कहीं से बनवा लो। अभी गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे लोगों को पकड़ा है, स्ट्रिक्ट एक्शन भी हुआ है, लेकिन फिर भी चल रहा है। वायलेट्स प्रोविजन सेक्शन 171 ऑफ द एक्ट ऑफ रूल्स देयर अंडर। अब 171 सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बात बताता हूँ आपको 171 क्या है। देखिए जीएसटी आने के बाद क्या लगता है, पहले के कंपैरिजन में प्राइस में इंक्रीज आया होगा कि डिक्रीज? जब जीएसटी नहीं था 1717 से पहले 16-17 में जो प्राइस थे और 17-18 में जो प्राइस थी, इंक्रीज की होंगे कि डिक्रीज? लेट्स फ्यूम के सबके टैक्स रेट सेम है, टैक्स रेट नहीं बदले, यानी टैक्स स्ट्रक्चर ने इसको इंक्रीज किया होगा कि डिक्रीज? कितने समय लगता है इंक्रीज, कितने समय लगता है डिक्रीज? क्योंकि पहले कास्केडिंग इफेक्ट था और अब कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। प्रिज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज कांस्टेंट, आइडियल सिचुएशन है, सिर्फ सिस्टम बदला है तो डिक्रीज होनी चाहिए। क्लियर? और अगर मान लो गवर्नमेंट टैक्स के रेट भी कम कर दे फिर तो पक्का डिक्रीज। गवर्नमेंट वाज सरप्राइज, प्राइस इंक्रीज, सिस्टम डिक्रीज कर रहा है, रेट कम कर दिए वो डिक्रीज कर रहा है, पब्लिक कह रही है प्राइस इंक्रीज। तो कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ। मैं एक प्रोडक्ट को पहले 100 रुपये में बेचता था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्स, 3 मेन फैक्टर होते हैं। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया, कास्केडिंग इफेक्ट हट गया, तो मैं इसको 98 में बेच रहा हूँ। लेट्स इतना डिफरेंस पड़ा, लेकिन मैंने क्या किया, 2 रुपये अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट पब्लिक को क्या कह रही है, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, रेट कम हो गया, और पब्लिक क्या कह रही है, जी कुछ भी कम नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट की मूव को किसने खत्म कर दिया? इस डीलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने कहा हम टैक्स कम कर देते हैं, 10 रुपये कम कर दिया, इसने अपना 10 रुपये प्रॉफिट बढ़ा दिया, प्रॉफिट 15 रुपये कर दिया, प्राइस इंक्रीज हो गया। पब्लिक कह रही है कहाँ वो हुआ। तो गवर्नमेंट वाज वेरी मच अनॉयड विद दीज पीपल दोज वर डूइंग लाइक दिस। तो सेक्शन 171 आया कि अगर हमने कहीं पर टैक्स रेट कम किया
और किसी ने अपना प्रॉफिट बढ़ा के उसको न्यूट्रलाइज किया तो पेनल्टी लगेगी सेक्शन 171 में, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी वायलेशन ऑफ सेक्शन 171, उसमें ये बात लिखी हुई है। नो वन इज अलाउड टू डू लाइक दिस। हमने अगर टैक्स कम किया, आप प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते। तो अगर कोई पकड़ा गया ये करते हुए, सर्टिफिकेट कैंसिल, एक्शन भी होगा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, गवर्नमेंट ने बना के छोड़ दिया, जिसको भी रेट बढ़ाना है सब बढ़ा रहे हैं, सब किए जा रहे हैं, पूछ कोई नहीं रहा। वो पर्सन कह रहा है कि मुझे तो प्रॉफिट बढ़ाना ही था, बाई चांस आपने टैक्स कम कर दिया, बताओ मैं क्या करूं। मेरी तो पहले से प्लानिंग थी, मैंने आपके टैक्स कम करने से पहले ही सोच लिया था कि मैं रेट बढ़ाऊंगा। अब इस बात को कोर्ट में लेके जाएंगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। वो कह रहे जी बताओ, ये तो मेरा राइट है, मैं जितना मर्जी प्रॉफिट लूँ, और मैंने तो पहले से डिसाइड कर रखा था। तो किसी के अगेंस्ट 171 में कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये सिर्फ लिखने के लिए है, कहने के लिए है। गवर्नमेंट ने पब्लिक को बता दिया, डोंट वरी, विल टेक एक्शन। एक्शन कुछ नहीं, देखो नहीं। डी पार्ट देखिए, वायलेट्स रूल 10A, एज पर 10A सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GSTRG 6 हैज बीन मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल। गुड सर्विस टैक्स सर्टिफिकेट नंबर हैज बीन असाइंड। रजिस्टर पर्सन शैल एज सून एज मे बी बट नॉट लेटर देन 45 days. Date of grant of registration or the date on which return required method is due to be furnished, which is earlier furnished. Information with respect to details of bank account or any other information as may be required on the common portal in order to comply with any other provision. Registration granted 1/5/22 bank detail should be given up to 14 June 22 or 20 June 22, which is earlier, that is 14 June 22. बस इतना एक बार रीड करिए। देखिए अब इसका मीनिंग, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, REG 1 भर रहा हूँ मैं, उसमें कॉलम है बैंक अकाउंट नंबर, ये कॉलम है। गवर्नमेंट से हर महीने आप टैक्स का पेमेंट करेंगे। टैक्स का पेमेंट कैसे होगा? डिमांड PMT 06, मेंशन बैंक इन विच यू हैव अकाउंट, उस बैंक की साइट को ऑटोमेटिकली GST पोर्टल ओपन कर देगा, और बैंक से पेमेंट के लिए एक फॉर्म भरती है, मैंडेट फॉर्म, वो अपीयर हो जाएगा। आप मैंडेट फॉर्म भरो, आपके अकाउंट से पैसा निकल के हमारे अकाउंट में आ जाएगा। इसलिए हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपसे बैंक का अकाउंट नंबर मांगेंगे, जो कि आपको देना है, ठीक है। तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा कि पहले बैंक का अकाउंट खुलेगा? बैंक का अकाउंट, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। अब मैं गया बैंक में, करंट अकाउंट खुलवाना है, बैंक वालों ने कहा तुम्हारा GST में रजिस्ट्रेशन है, मैंने कहा नहीं कह रहे, उसके बिना अकाउंट नहीं खुलता, जाओ। मैं गया रजिस्ट्रेशन करवाने, उन्होंने कहा बैंक अकाउंट नहीं है, जाओ रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जाओ। बताओ क्या करें? तो फिर GST वालों ने इस कॉलम को उड़ा दिया यहाँ से। उन्होंने कहा ऐसा है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो, बैंक अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अकाउंट खुलवा लो, लेकिन अकाउंट खुलवा के हमें बताओगे तो सही। तो आपको 45 डेज का टाइम दे दिया, रजिस्ट्रेशन के 45 डेज के अंदर अंदर आप हमें बैंक अकाउंट की डिटेल दे देना, वरना सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे आपका। लेकिन अगर बीच में रिटर्न फाइलिंग की डेट आ गई GSTR 3B, तो वहाँ तक नंबर बता देना, क्योंकि पेमेंट कैसे करवाएंगे आपकी। 45 डेज और द डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B 1 विच इज अर्लियर। जैसे देखो, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया 10 जुलाई 22 को, मुझे उन्होंने 45 डेज का टाइम दे दिया बैंक अकाउंट की डिटेल देने के लिए। 45 डेज का मतलब क्या बना कि भाई 22 दिन तो मुझे जुलाई के मिल गए, 10 जुलाई से काउंट कर लो, 22 दिन बनेंगे ना। इसके अलावा
23 दिन मुझे मिल गए अगस्त के, 23 अगस्त, यहाँ तक मैं बैंक डिटेल दे सकता हूँ। लेकिन मुझे इसकी GSTR 3B फाइल करनी है 20 अगस्त को, 20 अगस्त को, ठीक है। तो गॉम से जब आप फाइल करोगे तो अगर आपने अपडेट नहीं करवाया अपना बैंक अकाउंट तो हम कौन से बैंक की साइट को खोलेंगे, हमें पता ही नहीं। इसलिए 45 डेज और द डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B विच एवर इज अर्लियर, यहाँ तक बैंक डिटेल हमें चाहिए। तो आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी। अगर मैंने 1 जुलाई को करवाया होता रजिस्ट्रेशन तो उसके मतलब है 14 अगस्त तक मुझे बैंक डिटेल देनी थी, क्योंकि GSTR 3B भरने का भी टाइम है। ये उनको बनाना पड़ा नया रूल 10A। वहाँ से REG 1 से कॉलम हटा दिया और 10A रूल नया बना दिया कि आप पहले अकाउंट खुलवा लो, नहीं पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो, फिर अकाउंट खुल जाएगा आपका। रीड करके देख लो। हर डाउट सीख लीजिए यहाँ तक। बैंक अकाउंट की डिटेल रजिस्ट्रेशन के बाद देनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाएंगे बैंक में, तब वो करंट अकाउंट खोलेंगे। देखो, बैंक वाले जो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन पहले चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। लेट्स सी मेरी टर्नओवर 10 लाख है, मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मेरा क्या करंट अकाउंट नहीं खुलेगा? ये बैंक वालों ने, जो भी मैनेजर है, उसने अपने रूल बनाए होते हैं। अगर उनसे सिस्टमेटिकली आर्ग्यूमेंट करो तो चुप हो जाएंगे कि जी GST, मैं तो एग्जाम्प्ट गुड्स में डील करता हूँ बुक्स में, मेरा किस बात का रजिस्ट्रेशन? ये कहाँ लिखा है? बैंक के कौन से रूल के अंदर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? लेकिन उनका अपना घर का रूल है। वो कहेंगे जी हमें नहीं पता, अकाउंट नहीं खुलेगा, जाओ। है नहीं उन्होंने बनाया हुआ। तो लेकिन GST वालों ने REG 1 में वो हटा दिया कि कोई बात नहीं, आप जो है पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो, हमें क्या ज़रूरत है, बाद में मिल जाएगा। वो तो जब पेमेंट करोगे तब ज़रूरत है। वो ऑटोमेटिकली उस साइट को बैंक की ओपन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, वहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र होकर आएगा। ठीक है, डाउट देख लीजिए। अगला पॉइंट देखिए, अवेल्स इनपुट एस्टेट इन वायलेशन प्रोविजन सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट। देखो, जुलाई 22 इस महीने का मैंने अपना GSTR 1 सबमिट कर दिया। कौन सी डेट तक सबमिट करना है? पांच बच्चों से पूछ के देखता हूं, आपको बताना है GSTR 1 कब तक सबमिट करना है। 5 बच्चों से पूछ के देखता हूं। पहले बताओ कितने स्टूडेंट को याद है एग्जैक्टली? चलो साक्षी इधर आके बताओ। 11 और 13। 11 किसको? 11 किसको? मंथली वालों को, और 13 किसको? क्वार्टरली वालों को। ठीक है, 11 और 13। सपोज मेरी मंथली रिटर्न जा रही है, तो मैंने 11 अगस्त को भर दिया, क्वार्टरली होती तो 13 अगस्त को। GSTR 2B कब आता है? अ डे आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1। अगर 2 डेट है तो विच एवर इज अर्लियर, यानी 15 अगस्त तक GSTR 2B आ जाएगा। ये मैंने GSTR 1 भरी है, और लोगों ने भी भरी होंगी जिन्होंने मुझे सप्लाई दी है, उसके बेस पे मेरा GSTR 2B आ गया। ठीक है, GSTR 2B में मेरा अमाउंट आ रहा है 10 लाख, और GSTR 1 जो मैंने भरी है उसमें आ रहा है 18 लाख। तो मुझे नेट कितना पेमेंट करना है? 8 लाख। अब 10 लाख मैंने इसलिए अवेल कर लिया क्योंकि 2B में था, जबकि ये सामान मेरे पास आया ही नहीं, फैक्ट्री में इनवॉइस आई नहीं। तो गवर्नमेंट से वो तो तुम्हें चेक करना है, अगर नहीं आया सामान तो क्यों अवेल कर रहे हो? मत करो। 2B का मतलब थोड़ा तुम ले लोगे, वो तो सेक्शन 16 की सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सामान भी बिजनेस के लिए हो, इनवॉइस भी हो उसमें, और अगर तुमने
इनवाइस नहीं थी, सामान नहीं था, कुछ ऐसा था और ले लिया, और ऑडिटर ने चेक करके बता दिया कि जी इन्होंने ये तो ले लिया और इनके पास सामान तो आया ही नहीं, ये नहीं, तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल। यानी वो जो कंडीशंस हैं 16 वाली, वो गवर्नमेंट को नहीं पता लगती, वो तो हमें बतानी है। तो उसे मत बताओ, बट आप इंश्योर कर लो। जब आप इसको अवेल करोगे आप इंश्योर कर लो कंडीशन पूरी हो गई। अगर कंडीशन पूरी नहीं हुआ, आपने ले लिया और आप पकड़े गए, सर्टिफिकेट करेंगे आपका कैंसिल। ये इसका मीनिंग है, देखो रीड करके। हाँ जी, डाउट्स यहाँ तक? सेक्शन 29 के एक एक पॉइंट को याद करना है। कैंसिलेशन कब कब हो सकता है, एक एक पॉइंट को याद करना, अंडरस्टैंड करना, याद करना है। अगला पॉइंट देखिए, furnishes details of outward supplies GST 137 for one or more tax period which is in excess of the outward supplies declared by him in his valid return under section 39 for the set है। देखिए इस पार्ट को, मैंने GSTR 1 भर दिया, दिखाया सप्लाई 100 लाख की है, GST 20 लाख है, और ITC मेरा 10 लाख है, और नेट मुझे 10 लाख देना है। 20 लाख GSTR 1 में आ रहा है, आउटवर्ड सप्लाई टैक्स लायबिलिटी 2B, और ये नेट टैक्स। नहीं, मैंने क्या किया, मैंने सोचा ये GSTR 1 तो अलग है और 3B अलग है, गड़बड़ करते हैं। मैंने 3B में लिखा टोटल सप्लाई 80 लाख, 20 लाख कम कर दी, टैक्स लायबिलिटी 16 लाख, 4 लाख कम कर दी, ITC 10 लाख, नेट 6 लाख पेमेंट कर दिया। ये सोच के कि उनको क्या पता GSTR 1 में क्या था, उनको क्या मालूम, मैं तो 3B भर रहा हूँ, उसमें से उड़ा दो। पकड़े गए तो कह देंगे गलती हो गई। तो कह रहे अगर ऐसा निकला ना, उसमें तो बता रखी है लायबिलिटी ज़्यादा, और जब पेमेंट करने लगे तो लायबिलिटी कम, ये तो ओपन फ्रॉड है, तो सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे। अब ये बंदा क्या कहेगा, जी गलती हो गई। अब आप बताइए ये गलती हो गई या गलती कर दी? अब ये बात साबित करना, ध्यान आपको मैंने इनकम टैक्स में बताया था कि अगर कोई साबित कर देगा गलती हो गई तो माफ़ कर दिया जाएगा, गलती की है तो पनिशमेंट है। अब ये पता नहीं लगता होगी या कर दी। ध्यान है, मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया था, एक स्टूडेंट इधर से जा रहा है, एक स्टूडेंट उधर से आ रहा है, दोनों टकरा गए, उसने उसको कहा जान से टक्कर मारी, उसने कहा नहीं गलती से लग गई। अब ये जान से टक्कर मारी है कि गलती से कैसे पता लगेगा, इन्वेस्टिगेट करके पता लगेगा। ध्यान उसमें मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर भी पर्सन ये सोचता है कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जब SCN आएगा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बच जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप ये पूछेंगे सर लोग इस तरह का इन जनरल करते हैं कि इन जनरल, तो भाई कोई करेगा नहीं, करने वालों का मत पूछो क्या क्या करते हैं। वो चल रहा है ना आजकल टीवी पे, श्रद्धा मर्डर केस। कोई सोच सकता है जो उसकी कभी गर्लफ्रेंड थी उसको मार दिया, उसकी बॉडी के 35 पीसीज कर दिए, कोई पीस कहाँ कोई पीस कहाँ कोई पीस कहाँ, कि कल को मैं पकड़ में आऊँगा तो कोई कहेगा जी मैंने तो मारा ही नहीं, डेड बॉडी कहाँ है, डेड बॉडी ही नहीं है। जिस ये मारा है वो रिकवर करना होता है, पुलिस को प्रेजेंट करना होता है, वो पता नहीं कहाँ डालिया है वो, और मई के महीने में मर्डर किया और अब नवंबर में जाके पता लग रहा है। तो करने वालों का भैया पता नहीं क्या क्या दिमाग होता है, क्या क्या करते हैं और कैसे सोच लेते हैं कि बच जाएंगे। बंदा सोच रहा होगा कि मैं बच जाऊँगा, तो ऐसे ये भी सोच रहा होगा कि मैं बच जाऊँगा। लोगों का मतलब आजकल देखो सारा टीम में सुबह से शाम तक वही आ रहा है, 35 पीसीज। 3 दिन डेड बॉडी को फ्रिज के अंदर रखा, फिर उसके बाद जो फ्लैट में ब्लड वगैरह था साफ़ किया, साफ़ नहीं, फिर वैक्यूम क्लीनर मंगवाया ऑनलाइन, फिर वैक्यूम क्लीनर से साफ़ किया, और फिर पता नहीं क्या क्या किया। मतलब पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। देखो डाउट है अंदर, इतने बार तक रीड करिए। सर 1 लाख 20,000 का 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 20,000 का
फिर आ गया वायलेट्स द प्रोविजन रूल 86B। देखिए अलग से एक रूल है 86B, जो मैं लास्ट क्लास में क्वेश्चन पेपर दिखा रहा था, उसमें 5 नंबर का नोट इसके ऊपर था 86B। ये पेमेंट ऑफ जीएसटी के पार्ट में है, वहाँ से पूरा रीड करके भी डिस्कस करेंगे। तो इस एक रूल को छोड़ दें तो बाकी 2 पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिए। तो रूल की बात अभी करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि इस रूल को समझाने में 10 मिनट लगेंगे मुझे। तो पहले ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं 86B आपको करवाता हूँ। ठीक है जी, लेट्स गो। लगवाऊँ चेयर? ऐसे बोलो, लगाओ भाई, घुमाओ भाई चेयर, सर्कल में करो। मेरी आवाज़, चलो मैं एक सेंटेंस किसी गाने का गा देता हूँ, लेकिन वो गाना ऑफ कोर्स कोई पुराना होगा, आपके ज़माने का नहीं होगा। आपने वो गाना सुना होगा, ऐ मेरे बिछड़े वतन, उसमें से एक लाइन, वो थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी बता दूँ। तो जो पर्सन है कहीं जाता है इंडिया से अर्निंग करने, और वहाँ जाके उससे अपनी माँ की याद आती है, देश की याद आती है और बेटी की याद आती है, 3 की याद आती है। एक सेंटेंस बीच में गा रहा हूँ। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूँ मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। बस सर, आप कुछ बताओ। चलिए, और कौन स्टूडेंट कोई भी कुछ कहना चाहे? चलो लास्ट में फिर मैं एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ। एक किसी पर्सन का गला बिल्कुल बैठा हुआ था, तो गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो किसी डॉक्टर के पास गया और जा कर के घर की बेल बजाई, तो डॉक्टर साहब की वाइफ बाहर आई। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब घर पे हैं, क्योंकि उसका गला बैठा हुआ था। तो उनकी वाइफ ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने दोबारा कहा, डॉक्टर साहब घर पे हैं। तो उनकी वाइफ ने अब की बार भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने तीसरी बार कहा, डॉक्टर साहब घर पे हैं। तो अब की बार उनकी वाइफ ने रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा, नहीं, आ जाओ। अब जिसको समझ में नहीं आया डाउट पूछ सकते हो। नहीं, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, फिर अच्छा रहा, एंटरटेनमेंट बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, थैंक यू एवरीवन। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू एवरीवन।